अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रूस की लगातार गोलीबारी ने यूक्रेन की जमीन को छलनी कर दिया है। पिछले 9 महीने से लगातार हो रहे मिसाइल अटैक के बाद अब रूस के बारूदी गोदाम खाली होने लगे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस हर रोज 20,000 गोला बारूद का प्रयोग कर रहा है, जो उसके उत्पादन से कई गुना ज्यादा है। बारूदी तबाही क्या होती है, ये दुनिया ने रूस और यूक्रेन युद्ध में देख लिया। जहां उन हथियारों ने मैदान में दम दिखाया जिसका जिक्र हर किसी ने सिर्फ किताबों में सुना था। ड्रोन की बर्बादी की तस्वीर ने लोगों में डर भर दिया। रूस के बारूद की गंध यूक्रेन के कोने कोने में बस गई। इस जंग में रूस ने बारूदी बारिश जरूर की, लेकिन इसका नतीजा उसे अब तक जीत नहीं दिला सका। पश्चिमी मीडिया में अब दावा किया जा रहा है कि रूस रोजाना यूक्रेन के खिलाफ 20,000 गोले बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। 4 दिसंबर को रूस ने सुमी ओब्लास्ट पर 60 से ज्यादा बार गोलीबारी की। रूस की बारूदी हुंकार ने उसके गोदामों को खाली कर दिया है। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी की ओर से दावा किया गया है कि रूस महायुद्ध में सटीक निशाने वाले हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है ताकि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके। 9 महीने से लगातार घातक हथियारों के इस्तेमाल से उनकी संख्या कम हो गई है। रूस काफी तेजी से गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है। इस खपत को पूरा करने के लिए वो साथी देशों की तरफ देख रहा है। बारूद खाने की रिकवरी के लिए रूस का स्वदेशी उत्पादन सक्षम नहीं है। जाहिर है, महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन की जमीन को अपने किलर वेपन से हिलाकर रख दिया। सटीक निशाने वाली मिसाइलों की बारिश की और टैंक से बस्तियों को बर्बाद कर दिया। बारूदी इस गुबार के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक रूस के पास अब कुछ ही मिसाइलों का स्टॉक बचा है। रूस के पास 900 इस्कंदर मिसाइल थी। रूस ने 48 अतिरिक्त मिसाइल का उत्पादन किया, लेकिन जंग लड़ते हुए 829 मिसाइल खर्च हो चुकी हैं और अब सिर्फ 119 मिसाइलें ही बची हैं। जंग की शुरुआत में रूस के पास 8000 S-300 थे। युद्ध में करीब 1020 मिसाइलों का रूस ने इस्तेमाल किया। बारूदी गोदाम में अब सिर्फ 6980 मिसाइल बची हैं। इस दौरान इनका उत्पादन नहीं हुआ। रूस के पास 500 कैलिबर मिसाइलें थी। 120 अतिरिक्त मिसाइल का रूस ने उत्पादन किया, लेकिन 391 मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही मचाई। अब रूस के पास सिर्फ 229 मिसाइल बची हैं। रूस के पास KH-101 की खेप 144 थी। 120 अतिरिक्त बनाई गई, लेकिन 132 खर्च हुई, जिसके बाद अब सिर्फ 132 ही रूस के पास बची हुई हैं। 300 KH-555 थी, जिसका उत्पादन शून्य रहा और 150 ने यूक्रेन में अपनी धमक सुनाई। अब बारूदी बेड़े में 150 ही मिसाइल बची हैं। KH-35 की संख्या 500 थी। रूस ने 360 अतिरिक्त मिसाइल बनाई, लेकिन 504 खर्च भी की। अब रूस के पास 356 मिसाइल बची हैं। सबसे घातक किंझल की तादाद 43 थी। जंग के बीच में 16 अतिरिक्त तैयार की गईं और 16 ही खर्च हुई। अब रूस के पास 43 किंझल मिसाइल हैं। दावे के मुताबिक हर मिसाइल का उत्पादन कम और इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। नतीजा ये रहा कि रूस के बारूदी बंकर में रखे हथियार कम होने लगे। अब रूस को उम्मीद है कि साथी देशों से जो बारूदी मदद मिलेगी उसे वो जंग में इस्तेमाल करेगा, तो यूक्रेन
हर रोज होने वाली तबाही के बीच में अपना मुस्तकबिल तलाश रहा है। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, पुतिन से टक्कर लेने के लिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिलने वाली है एक बहुत बड़े पैकेज की नई किस्त, जो यूक्रेन की फौज के लिए नई उम्मीद है। तो वहीं व्लादिमीर पुतिन के लिए ऐसा खतरा जो यूक्रेन में मिली कामयाबी को हार में बदल सकती है। ज़ेलेंस्की की आंखें चमक उठेंगी जब उनको पता चलेगा कि अमेरिका से हजारों करोड़ की फिर बारिश होने वाली है। ज़ेलेंस्की को मिलने वाले हथियार बाइडेन अपने स्टॉक से निकाल कर देंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध के बीच ऐसी हथियार सप्लाई बहुत बड़ी लॉटरी जैसी है। ज़ेलेंस्की का दिल जोश से धक धक करने लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि टैंक से लेकर कई मिसाइल उनको मिलने वाली है। ज़ेलेंस्की की फौज रूस को हराने के बड़े बड़े दावे कर रही है और अब हथियारों की नई खेप पर अमेरिका में जब से चर्चा तेज हुई है, यूक्रेन का हौसला बढ़ गया है। जैसे ही ज़ेलेंस्की को पता चला कि उन्हें हथियारों का बहुत बड़ा पैकेज मिलने वाला है, उन पर प्रेशर भी कम हुआ है। पुतिन से टक्कर लेने के लिए ज़ेलेंस्की को मिलने वाली है एक बहुत बड़े पैकेज की नई किस्त, जो यूक्रेन की फौज के लिए नई उम्मीद है। तो पुतिन के लिए ऐसा खतरा जो यूक्रेन में मिली कामयाबी को हार में बदल सकती है। जिन हथियारों पर ज़ेलेंस्की की नजर है, उसकी फहरिस्त हमारे पास है। पहला है NASAMS, यानी वो एयर डिफेंस सिस्टम जो ज़ेलेंस्की के पास पहले से है और अब इसकी मिसाइलों की अगली खेप ज़ेलेंस्की तक पहुंच सकती है। अमेरिका अब ओमान और कतर को दिए जाने वाले NASAMS की सप्लाई यूक्रेन की तरफ मोड़ सकता है, यानी अमेरिका ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए पश्चिम एशिया में तैनात होने वाले अपने NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को दे सकता है। इसके मायने ये हैं कि बाइडेन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है और उनका हथियार गोदाम भी यूक्रेन की वजह से खाली होने लगा है। अभी अमेरिका ने यूक्रेन को 8 NASAMS सिस्टम का वादा किया है। नवंबर में ही 2 तैनात भी कर दिए गए हैं। NASAMS की ताकत क्या है, ये आपको इस रिपोर्ट में आगे तफसील से बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि नॉर्वे में यूक्रेन के 60 फौजियों को NASAMS चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। आमतौर पर NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन यूक्रेन की फौज के लिए इस ट्रेनिंग को सिर्फ 60 दिन में पूरा किया गया, ताकि वो फौरन इसे अपनी जमीन पर रूस के खिलाफ ऑपरेट कर सके। ज़ेलेंस्की का दावा है कि अब तक NASAMS का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। यही वजह है कि अमेरिका भी अब ऐसे और सिस्टम और उनकी मिसाइल यूक्रेन को ट्रांसफर करना चाहता है। ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस यूनिट को नई ताकत दी जा रही है, लेकिन वो सब सेकंड हैंड ही है। फिर भी NASAMS के और सिस्टम आने से ज़ेलेंस्की की नई ताकत बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं। ज़ेलेंस्की को मिलने वाले कई हथियारों के बारे में पुतिन भी बहुत बेसब्री से जानना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को 1100 घोस्ट ड्रोन मिलने वाले हैं। ये आत्मघाती ड्रोन पुतिन की फौज पर पैनी नजर रखेंगे। ज़ेलेंस्की को चेक गणराज्य से मिले 45 T-72 टैंक भी मिलेंगे, ताकि वो पुतिन की बढ़त को रोक सकें, उन पर जवाबी हमला कर सकें। निप्रो नदी से पुतिन की फौज पर निगरानी रखने के लिए 40 फास्ट बोट भी मिलेंगे। ज़ेलेंस्की को हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल सकता है, जो अमेरिका अपने गोदाम से यूक्रेन में सप्लाई करेगा। ये हथियार ऐसे हैं जो पुराने हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को इनसे बड़ी मदद मिल सकती है। इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की फौज को दी जाएगी। T-72 तो यूक्रेन पहले से इस्तेमाल करता रहा है और उसे चेक गणराज्य के रास्ते मिलने वाले इन टैंक की डिलीवरी 2023 में भी होती रहेगी। जब अमेरिका से ये सवाल पूछा गया कि वो अपना नया टैंक यूक्रेन को क्यों नहीं दे रहा, तो इसका जवाब देखिए। Why aren't we providing new tanks or American tanks
introducing a new main battle tank is extremely costly, it's time sensitive, and it would be a huge undertaking for the Ukrainian forces. So we do continue to consult with our allies and partners to assess our ability on what we can provide in terms of Western armor platforms, but these tanks, we believe, will make a difference on the battlefield. टैंक के अलावा यूक्रेन को मिलने जा रहे ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ज़ेलेंस्की का जोश बहुत हाई करने वाले हैं। वहीं इस वक्त वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का इरादा पूरी ताकत समेटने का है। रूस की पोजीशन को लगातार अटैक करने का उनका काम जारी है। डॉनबास में उनकी फोर्स ने फाइट बैक वाली रणनीति पर तेजी से काम किया है और यही वजह है कि पुतिन को कुछ मोर्चों पर जबरदस्त झटका भी लगा है। ये बातें बाइडन भी जानते हैं कि पुतिन का प्लान क्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान बाइडन ने पुतिन को लेकर क्या कहा, उनका बयान अमेरिका की रणनीति बहुत हद तक साफ कर देता है। There's one way for this war to end, the rational way. Putin to pull out of Ukraine, number one. But it appears he's not going to do that. He's paying a very heavy price for failing to do it, but he's inflicting incredible carnage on the civilian population of Ukraine, bombing nurseries, hospitals, children's homes. It's sick what he's doing. But the fact of the matter is, I have no immediate plans to contact Mr. Putin. Mr. Putin is, let me choose my words very carefully. I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. अमेरिका से यूक्रेन को जो भी मिला है, नाटो से जो भी हथियार सप्लाई हुआ है, ज़ेलेंस्की के अकाउंट बैलेंस की पूरी रिपोर्ट है हमारे पास। यूक्रेन में हाई वेलोसिटी युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की बड़ी डिमांड है। वो पश्चिमी देशों, पूरे यूरोप और नाटो से 3 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं। युद्ध लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने अभी तक जो मांगा है वो मिला है। रूस से टक्कर लेने के लिए अमेरिका और नाटो ने ज़ेलेंस्की की हर ख्वाहिश पूरी की है। चाहे वो अमेरिका और ब्रिटेन से मिली ज़ैवलिन और एन-लॉ जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हों, चाहे वो रूस के विमानों को गिराने के लिए अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल, चाहे वो रूस की मिलिट्री पोजीशन पर बमबारी के लिए अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट सिस्टम हो। हाइमर्स ने खेरसोन पर वापस कब्जा हासिल करने में यूक्रेन की बहुत मदद की है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की का ये फेवरेट हथियार है। हालांकि आर्टिलरी के मामले में वो अमेरिका के ही तोप पर पूरी तरह से निर्भर है। इनमें अमेरिका से ही मिली M777 तोप और उसके हजारों गोले शामिल हैं। वहीं ज़ेलेंस्की को पोलैंड और चेक गणराज्य से T-72 टैंक भी मिले हैं। इस वक्त ज़ेलेंस्की का इरादा पूरी ताकत समेटने का है। रूस की पोजीशन को लगातार अटैक करने का उनका काम जारी है। डॉनबास में उनकी फोर्स ने फाइट बैक वाली रणनीति पर तेजी से काम किया है और यही वजह है कि पुतिन को कुछ मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगा है। इस वक्त युद्ध में रूस को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को जो भी चाहिए वो उसे अपनी पहुंच में चाहते हैं। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि रूस की फौज पर लगातार गोले बरसाने, उसके हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के ड्रोन को उड़ाने के बाद इस वक्त ज़ेलेंस्की का गोदाम कितना भरा है, कितना खाली है और 3 लाख करोड़ से वो क्या क्या करना चाहते हैं। 3 लाख करोड़ में ज़ेलेंस्की किसका किसका गोदाम भरेंगे? यूक्रेन के युद्ध में ये बहुत बड़े सवाल हैं। खेरसोन में पुतिन हार चुके हैं। ऐसे में अब पुतिन ने नदी के पार अपना झंडा बरकरार रखने पर फोकस बढ़ा दिया है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन को यहां से भी पीछे हटना पड़ेगा। 400 мільйонів доларів. Зокрема, це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую президенту Байдену, Конгресу США і усьому американському народу за незмінну
यूक्रेन रूस की आर्टिलरी पोजीशन को लगातार निशाना बना रहा है। इसमें बहुत ही सटीक माने जाने वाली तोप का इस्तेमाल हो रहा है जो उसे अमेरिका से मिली है। इस वक्त कमो 52 हेलीकॉप्टर से रूस की सेना यूक्रेन के कई पोजीशन पर बमबारी कर रही है। यह हेलीकॉप्टर रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे आगे है और इसकी बमबारी से यूक्रेन को कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं पुतिन इस वक्त डॉनबास से आगे बढ़कर खार्किव और खेरसॉन में लगातार हवाई हमले करना चाहते हैं। ये वो इलाके हैं जहां पुतिन की फौज को मुंह की खानी पड़ी है। इनमें एक है कमो 52 हेलीकॉप्टर, जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। Mi-35 की बॉम्बिंग की तस्वीरें जमीन पर किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती हैं। इसमें लगे रॉकेट जब एक साथ फायर किए जाते हैं तो एक बड़े इलाके में दुश्मन के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचता। पुतिन के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती खार्किव है। ऐसे में अगर खार्किव ज़ेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव को ज़ेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है।